Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn modern Indian history. आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास से महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत होंगे। ये महत्वपूर्ण तथ्य है क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और भारतीय रियासतों का एकीकरण। ओके स्टूडेंट्स, ये तत्व ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें। ओके, सबसे पहले मैं आपको अवगत कराऊंगा क्रिप्स मिशन के बारे में। 22 मार्च 1942 ईस्वी को अमेरिका, रूस और फ्रांस द्वारा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए दबाव देने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत भेजा। आपको ये बतानी है कि भारत में क्रिप्स मिशन क्यों आया। तो जो संवैधानिक गतिरोध थे उसको दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन आया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और कब आया क्रिप्स मिशन? 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत भेजा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन कहते हैं। इसके सदस्य थे, ये वाला आप याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, या आप नोट डाउन कर लें। ये आते ही हैं A.P. अलेक्जेंडर तथा पैंथिक लॉरेंस। ओके, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह भारतीय एकता एवं अखंडता के लिए घातक था। कांग्रेस ने इस जो प्रस्ताव थे क्रिप्स मिशन के उसे नहीं माना। क्यों नहीं माना, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि भारतीय एकता एवं अखंडता के लिए यह घातक था। गांधी जी ने, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में बुलाने वाला चेक कहा तथा नेहरू ने कहा कि इस प्रस्ताव एक ऐसा बैंक के नाम से चेक है जो टूट रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं? ओके, मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाक का उल्लेख नहीं था। यानी मुस्लिम लीग पाकिस्तान बंटवारा के लिए बंटवारा कराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं द्वितीय तथ्य पर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण निम्न थे। आपको ये बतानी है कि इसके क्या क्या कारण थे। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति तथा खाद्य सामग्री की अत्यंत कमी, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, ये सब कारण है स्टूडेंट्स। इसे आप ध्यान देंगे। पहली तो बढ़ती मुद्रास्फीति तथा खाद्य सामग्री की अत्यंत कमी, इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, जापानियों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को पराजित करना, जिसमें लोगों को यह विश्वास हो गया था कि युद्ध अंग्रेजों की पराजय होगी, युद्ध में अंग्रेजों की पराजय होगी। क्रिप्स मिशन की असफलता भी हो गई थी, तो आप जान ही गए क्रिप्स मिशन असफल हो चुका था। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की स्वीकृति दे दी। अब यह क्वेश्चन पूछी जाएगी आपसे कि किस बैठक में गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की अनुमति दी कांग्रेस ने? तो वह था वर्धा बैठक में। इसी समय गांधी जी ने कहा था, अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कल्पना कीजिए, गांधी जी ने आह्वान कर दिया था कि अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ओके, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? ग्वालियर टैंक मैदान में। ओके, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। गांधी जी ने आज
आज़ादी से कम कुछ नहीं तथा करो या मरो का नारा दिया। इस प्रस्ताव में क्या था? आज़ादी से कम कुछ भी नहीं, डू और डाई, करो या मरो। और 9 अगस्त को सुबह ही समस्त कांग्रेसी नेता पकड़ लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में बंद कर दिया गया तथा शेष कांग्रेसी नेताओं को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी पर स्वतः स्फूर्त आंदोलन देश भर में फैल गया। लोगों ने थाना जलाने, स्टेशन फूंकने, तार काटने जैसी हिंसक कार्रवाइयां की, पर गांधी जी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। एक लाइन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। गांधी जी ने कहा था, अगर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये भी आप जान गए कि कहाँ पर कांग्रेस का 1942 में अधिवेशन हुआ, अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 को, तो ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले तथ्यों पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। आप ये पूछ सकते हैं कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री एटली थे। कब? 15 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने। और 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि प्रमुख सिफारिशें कैबिनेट मिशन की क्या क्या थी। एक, भारतीय संघ स्थापित होगा जिसमें देसी राज्य और ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। यह संघ वैदेशिक रक्षा तथा यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। ओके। संघ में देसी राज्यों व ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का एक कार्यपालिका होगी। संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों की एक अवशिष्ट विषय पर प्रांतों का अधिकार होगा। भारतीय प्रांतों को अ, ब, स 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। तीनों वर्गों के प्रांतों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने और प्रांतों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। ओके। बहुत सी बातें जब हमारी संविधान बन रही थी उसमें से बहुत सी बातों को कैबिनेट मिशन से लिया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही गई। ओके। शिष्टमंडल ने पाकिस्तान संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग को 389 सदस्यीय संविधान सभा में बहुत कम सीटें प्राप्त हुई। ये भी आप ध्यान देंगे, मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें प्राप्त हुई थी उस समय, यानी 389 सदस्यीय संविधान सभा में बहुत कम सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया कैबिनेट मिशन को, आप ये बताएं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया। ओके। अब हम लोग अगले तथ्य से अवगत होंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था, 3 जून 1947। ओके। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने गवर्नर जनरल थे ये भारत के 34 में, और कौन गवर्नर जनरल थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे। ओके। माउंटबेटन अपनी विभाजन तथा स्वतंत्रता की योजना प्रस्तुत की, जिसे 3 जून की योजना भी कहा था। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 जून की योजना किसे कहा जाता है। क्या क्या था इसमें मुख्य बातें? इस योजना में प्रावधान क्या थे? पहला,
भारत के राजनीतिक संकट का एकमात्र समाधान विभाजन है और पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया। यानी माउंटबेटन योजना ने राजनीतिक संकट का एकमात्र समाधान क्या बताया? भारत का विभाजन। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्थापना को भी स्वीकार कर लिया जाए, यानी पाकिस्तान को अलग देश बना दिया जाए। ओके। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत असम के सिलहट तथा सिंध में जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा गया। ओके। बंगाल, पंजाब तथा असम द्वारा विभाजन का समर्थन किया गया और भारत एवं पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए कमीशन की नियुक्ति की गई। यानी यहाँ से जो बंटवारा का लेखा जोखा था वह माउंटबेटन ने शुरू कर दिया। किसका? भारत और पाकिस्तान का। देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में अपनी इच्छानुसार शामिल होने की छूट होगी। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्याग का अधिकार होगा। इस योजना को पहले कांग्रेस ने, बाद में लीग ने भी स्वीकार कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए। अगले तथ्य की ओर हम लोग आएंगे। उसका टॉपिक्स है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 4 जुलाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कंपटीशन में कि 4 जुलाई को क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ, जो 18 जुलाई को स्वीकृत भी हो गया। ओके। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत बना। पाकिस्तान में कायदे आजम जिन्ना प्रथम गवर्नर जनरल बने और नवाब लियाकत अली प्रधानमंत्री बने। ये भी आप ध्यान देंगे। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। ओके स्टूडेंट्स, आप ये जान गए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। अब हम लोग आते हैं भारतीय, इतने बड़े भारत देश था, उसमें बहुत से रियासत थे। उन रियासतों को कैसे बचाया जाए और भारत में मिलाया जाए, यह एक गंभीर विषय था। भारतीय रियासतों का एकीकरण 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ, जिसमें भारतीय रियासतों के संबंध में प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम के अनुसार सभी संधियां तथा समझौते जो क्राउन तथा भारतीय रियासतों के बीच हुए थे, अब समाप्त हो गए। भारत का सम्राट शब्द सभी शाही उपाधियां का अंत कर दिया गया, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था। भारतीय रियासतों को यह अनुमति दी गई कि वह भारत और पाकिस्तान में से किसी एक में भी शामिल हो जाए। यह गंभीर विषय था कि भारतीय रियासतों की अनुमति दे दी गई थी कि या तो आप चले जाइए भारत की ओर या पाकिस्तान की ओर। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों के संबंध में गृह विभाग सौंपा गया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हमारे देश में कई विभाजन होते। उनके सलाहकार वीपी मेनन थे। रियासतों की सर्वसत्ता समाप्त कर दी गई, किंतु कुछ राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे। सरदार पटेल तथा वीपी मेनन ने भारतीय रियासतों को देशभक्ति को जगाने का प्रयास किया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक 136 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं। 15 अगस्त तक बहुत रियासतों ने क्या किया कि एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किया कि हम भारत में शामिल हो रहे हैं। अन्य रियासतों ने भी दबाव के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहते थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन ऐसे रियासत थे जो हस्ताक्षर करना नहीं चाहते थे? आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद। ओके। अक्टूबर 1947 ईस्वी में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के बाद वहां के शासक हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी आपको ये भी बतानी है कि आज़ादी के समय, यानी अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान ने जब हमला कर दिया तो वहाँ के शासक कौन थे? तो आप कह सकते हैं हरि सिंह थे। ओके। हैदराबाद ने 26 अक्टूबर 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और जूनागढ़ में मत विभाजन के बाद भारतीय संघ में विलय को स्वीकार किया गया।
तो आप ये भी जान गए तीनों जो थे जम्मू कश्मीर तथा जूनागढ़ हैदराबाद ये सब भारतीय विलय पत्र पर भारत संघ में ये शामिल हो गए। देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय तर्कसंगत था। कुछ रियासतें इतनी छोटी थी कि प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन कठिन था। उड़ीसा में 39 रियासतों का विलय उड़ीसा प्रांत में कर दिया गया। देसी रियासतों के अतिरिक्त पौंडीचेरी, चंद्रनगर तथा माहे का प्रश्न भी सामने आया। ये स्थान स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांसीसी आधिपत्य में थे, यानी हम आज़ाद तो हो गए थे लेकिन पौंडीचेरी, चंद्रनगर और माहे पर किसका शासन था? फ्रांसीसियों का शासन था। 1954 में फ्रांस की सरकार ने इन तीनों स्थानों को भारत को सौंप दिया। कब सौंपा? इसे आप याद रखेंगे, 1954 में। गोवा पुर्तगाल के अधीन था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों द्वारा अपने क्षेत्र सौंपने के बावजूद पुर्तगाल ने गोवा भारत को नहीं सौंपा। ओके, यानी गोवा पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का। भारत सरकार को साम्राज्य के प्रतीक के रूप में देख रही थी तथा इसे विलय को परम आवश्यक मान रही थी। गोवा में सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई गईं। राजनयिक प्रयासों के विफल होने के बाद गोवा पर सैन्य कार्रवाई की गई। 19 सितंबर 1961 को गोवा के अतिरिक्त दमन और दीव क्षेत्र को भी भारत में मिला लिया गया। ओके स्टूडेंट्स, आप इन तथ्यों को जानें। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।